So now continue our chapter that solid state. So next our topic of here is the crystal lattice, unit cell and a lattice point. तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए मैंने तीनों का डेफिनेशन एक साथ यहाँ पे लिखा है। क्लियर, एक एक पॉइंट को वन बाय वन हम डील करते हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो यदि आप किसी के बारे में, किसी क्रिस्टल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट जो है ये क्रिस्टल कहलाता है। क्लियर, जैसे कि आप सपोज आइस, एक आइस क्यूब है, अब एक उसको आप एक आइस क्यूब पे क्रिस्टल मान रहे हैं तो ये कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। हमने क्रिस्टल लैटिस, तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब जनरली क्रिस्टल का क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन स्पेस दैट कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। सपोज एग्जांपल, मैं सपोज मान लेता हूं तीनों क्या है, ये क्रिस्टल है, तीनों मिलके एक क्रिस्टल बनाए हैं ना, मतलब एक साथ कंबाइन में क्या है, क्रिस्टल है। क्लियर, तो इसका 3D स्ट्रक्चर होगा 1 2 एंड 3। 3D स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा 1 से 2 शेप एंड 3 शेप। क्लियर, तो 3D शेप दिख रहा है। अब ये क्या है, ये क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल तो कभी जनरली देखे ही होंगे आप, एक सॉल्ट भी क्या होता है, क्रिस्टल होता है। अब मान लेते हैं क्रिस्टल। अब क्रिस्टल के अंदर नेक्स्ट डेफिनेशन आता है यूनिट शेप। सो द स्मॉलेस्ट पोर्शन क्रिस्टल लैटिस व्हिच विल बी रिपीटेड अ डिफरेंट डायरेक्शन जनरेटेड इंटायर लैटिस। अब पूरे क्रिस्टल का मान लीजिए 3 मिलके एक क्रिस्टल बना है। अब इसका कोई एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जो अपने आप में ही कंप्लीट हो वो कहलाता है यूनिट सेल। जैसे इसमें देखिए कितने यूनिट सेल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, एक 1 यूनिट सेल, फिर ये 2 यूनिट सेल एंड 3 यूनिट सेल, तीनों को मिला तो क्या बना, एक क्रिस्टल लैटिस। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, क्या सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो मिलके क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टल बनाते हैं। तो क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको आप डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज करें तो एक कंप्लीट क्रिस्टल बनता है। एक डायरेक्शन में किए, दूसरे डायरेक्शन में करके भी हम इसको क्या बना सकते हैं, क्रिस्टल बना सकते हैं। क्लियर, तो ये कहलाता है यूनिट सेल कहलाता है। और यूनिट सेल सबसे फिर आता है लैटिस पॉइंट आता है। अब एक यूनिट सेल का एक पॉइंट जैसे कितने पॉइंट से बना है देखिए, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8 पॉइंट से बने। तो इसका एक एक पॉइंट जो है तो ये कहलाता है लैटिस पॉइंट बोलते हैं। जैसे डस्टर की बात करें तो मानते हैं डस्टर एक यूनिट सेल है और बहुत से डस्टर मिलकर क्रिस्टल बना लिए, तो इसका यूनिट सेल एक यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉर्नर है। तो 8 कॉर्नर का एक एक पॉइंट जो है ये कहलाता है लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे इसमें कितने लैटिस पॉइंट हो सकते हैं तीनों मिला, तो कितने यूनिट सेल है, तो एक क्रिस्टल में कितने यूनिट सेल है, 1 2 और 3 यूनिट सेल है। और एक यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। चाहे आप किसी भी यूनिट सेल को उठाइए, सब में क्या होगा, लैटिस पॉइंट सेम होंगे। क्लियर, तो एक कॉर्नर जो होता है तो किसी भी इसमें क्या होंगे, 8 कॉर्नर ही पॉसिबल है। क्लियर, तो एक तो ये कहलाएगा इसका लैटिस पॉइंट कहलाता है। क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। अब देखिए किस तरह, अब देखिए इसमें कितने एज हो सकते हैं, कितने एज हो सकते हैं, तो देख सकते हैं 1 2 और 3। किसी एक कॉर्नर को उठा लेते हैं, ये हो गया 1 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, मतलब एक पॉइंट पे 3 एजेस हो सकते हैं। क्लियर, चलिए अपना क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल बना रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे देखिए एक फ्रंट हो गया, बैक साइड हो गया। अब ये बना आपका 1 यूनिट सेल। अब देखिए पॉइंट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा यूनिट सेल, और इसका जो एक एक पॉइंट है ये सब ये कहलाते हैं लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। और ऐसी बहुत सी यूनिट सेल मिलकर क्या बनाएंगे, एक क्रिस्टल बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्रिस्टल्स को भी। ऐसी यूनिट सेल मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। उसके नंबर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हमने बना लिए एक यूनिट सेल, एक और यूनिट सेल, थोड़ा सा गेप में बना रहे हैं।
देखिए अब इन चारों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, मान लेते हैं कि ये क्रिस्टल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस बना। अब क्रिस्टल लैटिस कितने यूनिट सेल से बना है, 1 2 3 4। कितने यूनिट सेल से बना है, 4 यूनिट सेल से बना है। अब चारों यूनिट सेल में से किसी एक को आपने उठा लिया, समझिए। अब एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर होंगे। 8 कॉर्नर में एक जो पॉइंट होता है वो कहलाता है लैटिस पॉइंट कहलाता है। अब तीनों आपको क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और लैटिस पॉइंट, या उसको लैटिस साइड भी बोलते हैं। क्लियर। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको बोला कि जैसे ये इसके एग्जांपल में ले रहा था कि एक यूनिट सेल है, उसका एक पॉइंट है कॉर्नर, तो उसमें कितने एज हो सकते हैं। एक एज हो गया, अब साइड हो गए, इधर साइड हो गए, कितने एज होंगे, 3 एजेस होंगे। सपोज मैं इसको मान लेता हूं, इस पोजीशन, इसको आइडेंटिफाई किया, जैसे हम यहां पे फोकस करें। अब इसको दे दिया ए, ये हो गया बी, सॉरी ए बी और सी, कितने एज हैं, 3 एज हैं। एक तो है ए बी और सी। क्लियर। अब इनके बीच के जो एंगल है, क्लियर, इसको मान लिया हमने अल्फा, इसके बीच का जो एंगल है इसको मान लिया हमने बीटा, इनके बीच का जो एंगल है इसको मान लिया हमने गामा। तो A3 है, इनके बीच में है एंगल, एंगल भी 3 है, अल्फा, बीटा और गामा। तो इस तरह से टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं मेजर करने के लिए। कैसे मेजर करने के लिए, तो ये तो एंगल्स, 3 एंगल आ गए डिफरेंट। एक तो लंबाई हो सकता है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो यूनिट सेल के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। जैसे यूनिट सेल को आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि मैच बॉक्स पर देखिए, तो देखिए इसमें क्या होगा, ये वाला यदि एंगल से देखें तो तीनों का अलग अलग हो सकता है, एज की लंबाई अलग अलग भी हो सकती है। अब एज की लंबाई में डिफरेंस आएगा, एंगल में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, अल्फा बीटा और गामा। तो क्वेश्चन आता भी है कि यूनिट सेल में कितने पैरामीटर हो सकते हैं। तो यूनिट सेल में होते हैं 3 एजेस होते हैं, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ए बी सी से, और 3 एंगल होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। इस तरह से टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। अभी 6 पैरामीटर का आप लिख भी सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी और सी। इस तरह किसी एक यूनिट सेल के एक कॉर्नर को हम 6 पैरामीटर से मेजर कर सकते हैं। क्लियर। 3 में एंगल को मेजर करेंगे और 3 में उसकी लंबाई को मेजर करेंगे। क्लियर। ये भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट एंड क्रिस्टल लैटिस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, या इसको बोलते हैं कैटेगरी डिवाइडेशन। यूनिट सेल को डिवाइड करते हैं पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होता है सेंट्रल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होता है, जल्दी से क्लियर, ये यूनिट सेल समझ में आ गया। जैसे यूनिट सेल रहेगा वैसे उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे यूनिट सेल में क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को पहले क्या करते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब सभी क्यूब के शेप में होते हैं। पहले इसका शेप हम लोग देख लेते हैं क्यूब के शेप। तो क्यूब में आपको पता है कितना डिग्री आता है, सभी में 90 डिग्री का आता है। क्लियर। तो जितने भी यहाँ होंगे अल्फा, बीटा और गामा, तो अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है, यहाँ पे A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब एज A की लंबाई बराबर होगी एज B के लंबाई के और एज C के लंबाई के। क्यूब तो आप लोगों ने देखा ही होगा। क्लियर। तो A की लंबाई इक्वल होती है B के और B की लंबाई इक्वल होती है C के। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, मतलब ये भी 90 डिग्री है, कि 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इस तरह से होता है। तो किसके केस में, सिंपल क्यूबिक सेल। इसके बारे में हमको आगे और भी पढ़ना है। सिंपल क्यूबिक सेल क्यूब तो देखा ही होगा ना आप लोगों ने। क्लियर। जैसे जनरली यदि मैं इसकी बात करूं तो ये थोड़ा लेंदी हो गया, और यदि थोड़ा छोटा रहता तो क्यूब के शेप में आता, मतलब जितना लंबाई फेजेस में है सबका इक्वल होता है। तो ये जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई, इसकी, इनकी सबकी इक्वल होती, बट है नहीं ये। यदि क्यूब आप लोग देखेंगे, क्यूब तो देखिए होंगे जनरली, क्यूब शेप में रहे तो तीनों में इक्वल होता है। सेकेंड होगा टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जो फ्रंट की लंबाई ज्यादा है,
जो फ्रंट साइड होगा सेम साइड पीछे साइड को बनाना है। टेट्राहेड्रल। अब देखिए यहाँ पे ए की लंबाई ज्यादा है, बी की लंबाई कम है, सी की लंबाई अलग है, तो इसलिए अल्फा का वैल्यू अलग आएगा, बीटा का वैल्यू अलग आएगा और गामा का वैल्यू भी क्या होगा, अलग आएगा। क्लियर? तो इस केस में यदि हम देखें टेट्राहेड्रल में, क्लियर, तो टेट्राहेड्रल में ए और बी की लंबाई तो थोड़ी इक्वल हो जाती है, मतलब अपर और डाउन की। तो यहाँ पे होगा a इक्वल टू b इक्वल टू a और b इक्वल c इक्वल नहीं होता, मतलब a की जो लंबाई है b की लंबाई से थोड़ी इक्वल हो जाती है। क्लियर? h की लंबाई, दो की लंबाई इक्वल होगी। क्लियर? एक का लंबाई क्या होता है, अलग होता है। c की लंबाई पर सॉरी ये c है। क्लियर? तो a और b की लंबाई इक्वल होगी, c की लंबाई इक्वल नहीं होती, लेंथ ज्यादा होने की वजह से। तो ये एक यूनिट सेल हो गया। क्लियर? आर्थोरॉम्बिक, ये आपको टोटल 7 टाइप के, कितने टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक और होगा इसमें 7 टाइप। क्लियर? तो 7 टाइप के ये हेक्सागोनल हो गया। तो टोटल प्रिमिटिव कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होंगे, 7 टाइप्स के होते हैं। क्लियर? एक और इसको कुछ भी समझ 1 2 3 4। अब इस तरह से यूनिट सेल के ऊपर ही क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट रहते हैं। हो रहा है? अब देखिए इसको मैं डायग्राम आपको बुक्स में दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए टोटल 7 टाइप्स के आपको स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं। हो रहा है क्लियर? चलिए 1 मिनट, इधर देखिए, ये यहाँ पे 7 टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यही 7 क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। क्लियर? दैट आर द प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम्स का टाइप होता है वो सेम होता है। सेम मतलब जैसे यहाँ पे सपोज सोडियम है तो सोडियम सभी जगह पे एक ही साथ है, मतलब जितने भी 8 हैं यहाँ पे पॉइंट पे उन सब का होता है सेम, इसलिए इनका नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ एटम जो आता है, नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 1 होता है। 1 क्यों, 8 कॉर्नर पे 8 एटम और सभी एटम एक ही टाइप के, क्योंकि एक यूनिट सेल में जितने भी एटम होंगे 1 टाइप के होंगे। क्लियर? 8 कॉर्नर पे 8 एटम होंगे 1 टाइप के, तो 8 जगह पर जो एटम्स है 1 टाइप के होने की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ एटम कितने काउंट करते हैं, उसको 1 काउंट करते हैं। क्लियर? क्योंकि 8 कॉर्नर और 8 एटम, तो 8 बाई 8 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर इसको जाके सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें भी एक यूनिट सेल में जो एटम्स के टाइप हैं, क्लियर, वो एक ही टाइप के होते हैं। तो 8 है कॉर्नर पे 8 एटम, टाइप कितना होगा, 1 आएगा। अब देखते हैं बीसीसी, तो ये सेंटर्ड, मतलब इनके कॉर्नर को छोड़ के अब इनके सेंटर में भी यदि कोई एटम आ जाए तो ये कहलाते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाते हैं। इसको 3 तरह से लिखते हैं, एक तो होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। पहले हम बना लेते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। अब हमने मान लिया ये क्यूबिक सेल 8 कॉर्नर पे 8 एटम आप डाल दीजिए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 टाइप के। अब कोई दूसरा टाइप का एटम इसके बीच में आ गया, सपोज मान लेते हैं दूसरा एटम आ गया, कहाँ पे आए, सेंटर में, दोनों साइड से एकदम मिडिल सेंटर, मतलब बीच में आ गया, तब ये कहा जाता है बॉडी सेंटर, जिसको बोलते हैं बीसीसी। अब ये पार्शियली जुड़ा रहेगा सभी से, मान लीजिए किसी डिब्बे के बीच में हम लटका दिए, सेंटर में आ गया। अब कितने टाइप के एटम हो गए, 2 टाइप के हो गए, एक तो कॉर्नर पे पूरे पे 1 टाइप और दूसरा बीसीसी बीच में एक टाइप बीसीसी। ठीक, अब देखिए फेज सेंटर, फेज सेंटर यूनिट सेल। अब आप देखेंगे कि फेज कितने हैं। अब देखो किसी बॉक्स में फेज कितने फेज हो सकते हैं, एक मतलब फ्रंट पे, तो एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 4, एक हो गया 5 और हो गया 6। तो किसी भी एक यूनिट सेल में कितने फेज होंगे, टोटल फेज के नंबर होते हैं 6 फेज। कितने होते हैं, 6 फेज होते हैं। अब फेज पे ये है 6 फेज, तो किसी भी 2 हाफ फेज पे एक एटम होता है, उसको 1 काउंट करते हैं। कहने का मतलब यदि इसमें एक एटम है, क्लियर, तो इससे कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हैं।
यदि ये इसका फेज है, ये फेज हुआ, तो ये फेज से ये फेज जुड़ा रहेगा, दोनों एक दूसरे से। इसको हम लोग हाफ मानते हैं, मतलब एक फेज के हाफ दूसरे फेज के हाफ। तो कितने फेज हैं? 6 फेज है, तो कितने एटम आ सकते हैं? तो 3 एटम आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 3 एटम। जैसे एक इस फेज से कनेक्टेड है, तो सेम एटम उसके नेक्स्ट अपोजिट फेज से कनेक्टेड होगा। क्लियर? तो जस्ट हाफ आ जाएगा। तो इसको हम लोग काउंट कर, इसको डायग्राम में बनाया जाता है इस तरह से। पहले तो प्राइमिटिव रहेगा, तो प्राइमिटिव के गेट के कॉर्नर पे आ गए 8 एटम। अब फेज पे कितने हैं? जैसे ये फेज पे, तो ये फेज पे आप मान लीजिए हाफ, तो इसका हाफ नेक्स्ट फेज पे आएगा। आर समझे? आपके बोल रहे हैं दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट है, ये हो गया 2 फेजेस हो गया, अब ये दोनों फेजेस हो गए। सपोज इसका हाफ है, इसका हाफ आ जाएगा, 2 फेजेस हो गए। अब एक इसका सामने का ये हाफ है, तो नेक्स्ट का फिर हाफ आ जाएगा इस तरह से। अब बीच में जो डालें, बीच नहीं है, सपोज मैं इसको मिडिल मान लेता हूं, तो ये अपोजिट साइड होगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कितने टाइप के एटम आएंगे? 3 टाइप के एटम। तो 3 टाइप फेस पे आ गए, 1 टाइप कॉर्नर पे आ गए। क्लियर? तो ये फेस सेंटर है। नेक्स्ट होगा इंड सेंटर। क्लियर? डेफिनेशन अभी लिखाएंगे, फिर आप क्लियर कर लेंगे। इंड सेंटर, इंड सेंटर का मतलब होता है किसी भी एक अपोजिट फेज पे, किसी भी एक अपोजिट फेज पे। कितने फेजेस हैं आपके पास? 6 फेज है, तो 6 में से कोई भी 2 अपोजिट फेज। क्लियर? जैसे 6 है, जैसे आपने एक यहाँ पे लिया तो उसके अपोजिट जस्ट कर, तो कोई भी एक फेज पे एटम आ जाता है। जैसे आपने सपोज यहाँ ले लिया, तो उसका अपोजिट कौन सा हुआ? ये। तो ये किसी भी एक एंड पर आपके पास 6 फेज होते हैं, 6 फेज में से कोई भी एक एंड और उसके जस्ट अपोजिट पे रीअरेंज करते हैं, तो कहलाता है इंड सेंटर्ड कहलाता है। क्या बोलेंगे उसको? ECC बोलते हैं। क्लियर? डेफिनेशन इसका कल दिखा देंगे आपको। अब देखिए टोटल प्राइमिटिव में थे 7, प्राइमिटिव का टाइप 7 बनते हैं। इसको भी ध्यान दीजिए, जैसे मैंने क्यूबिक में बनाया था, क्यूबिक का BCC है, क्यूबिक का FCC है, क्यूबिक का ECC है। कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल के बीच में भी आ सकता है, तो ट्राइगोनल का भी BCC बन सकता है, ट्राइगोनल का भी FCC बन सकता है, ट्राइगोनल का भी ECC बन सकता है। बट जो हेक्सागोनल वगैरह होते हैं, ऑर्थोगोनल में ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए टोटल प्राइमिटिव और टोटल सेंटर्ड मिला एक ब्रेविस लैटिस ब्रेविस क्रिस्टल बनता है, जिसके नंबर होते हैं 14। इसको याद रखना। ब्रेविस नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने टोटल क्रिस्टल के टाइप ऑब्जर्व किए थे, 14 टाइप के। क्लियर? मतलब कुछ जो हेक्सागोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, उनमें BCC या FCC नहीं बनता। क्लियर? तो टोटल कितने टाइप के क्रिस्टल बन सकते हैं? तो टोटल क्रिस्टल बनते हैं 14 टाइप। पहला तो ये होगा प्राइमिटिव हो गया 7। अब इस 7 से कुछ के BCC बनते हैं, कुछ में FCC बनते हैं, कुछ में ECC बनते हैं। इस तरह टोटल मिलाने के बाद कितना बनता है? 14 टाइप के क्रिस्टल्स बनते हैं, जो क्रिस्टल्स को नेम दिया जाता है ब्रेविस क्रिस्टल बोला जाता है। क्लियर? मे भी आपको क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस आता है MCC और ECC में, जिसको आगे हम लोग क्लियर करेंगे। तो बॉडी सेंटर का डेफिनेशन यदि आप लिखते हैं, तो कॉर्नर पे 1 टाइप के एटम और एक मिडिल में। FCC में फेजेस में रहेंगे, अपोजिट फेजेस में। क्लियर? ECC में कोई भी एक फेज के अपोजिट, चाहे इन दोनों को लीजिए, सामने और उसके बैक साइड को लीजिए, कोई भी एक फेज में रहेगा। क्लियर? तो वो कहलाता है ECC कहलाता है। इस तरह से क्रिस्टल्स कंप्लीट होते हैं। क्लियर? चलिए डेफिनेशन कर लिखेंगे फिर। ओके, थैंक यू।